नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर नंबर है 4 और यह जो चैप्टर है इसका आरबीएसई के ब्लूप्रिंट के हिसाब से अंक बार जो है वो 6 अंक का है। इसमें एक प्रश्न आता है और बड़ा सवाल आता है डी पोर्शन में, द भाग में, जो कि 6 अंक का एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा, हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो सबसे पहले हम समीकरण की बात करेंगे ना। समीकरण क्या होता है उसे हमें जानना पहले जरूरी है, फिर दो चरों वाले लेंगे और फिर रैखिक लेंगे। समीकरण क्या होता है? एक ऐसा गणितीय व्यंजक, एक ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें दो पक्ष परिभाषित हों एवं उसमें बराबर का चिन्ह विद्यमान हो, है ना, विद्यमान हो, क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है जी, क्या हो भाई? बराबर का चिन्ह विद्यमान हो और दो पक्ष जो हैं वह परिभाषित हो। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अभी लास्ट चैप्टर में हम द्विघात समीकरणों के बारे में बात कर चुके हैं जो कि बहुपदों से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यह इसका बायां पक्ष है, यह इसका दायां पक्ष है, तो यह एक समीकरण होगा। x बराबर 5 एक समीकरण होगा, x प्लस वाई बराबर 7 एक समीकरण होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर मैं 8 बोलूं तो यह भी एक समीकरण होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह अलग अलग समीकरणों के उदाहरण हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब इन समीकरणों को इनके गुणधर्मों के हिसाब से, इनमें चरों की घातों के हिसाब से एवं उनमें चरों की संख्याओं के हिसाब से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो देखते हैं हम सबसे पहले, अगर हम बात करें एक चर एक घात के समीकरण, एक चर एक घात के समीकरण। अगर कोई ऐसा समीकरण है जिसमें एक ही चर हो और एक ही घात हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं x प्लस 5 बराबर 0, यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर भी एक है और इस चर की अधिकतम घात भी क्या है? एक है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं y माइनस 5 बराबर 0, तो इसमें चर एक है और इसमें घात भी एक है। मैं बोल सकता हूं कि z प्लस 7 बराबर 0, तो इसमें चर एक है और इसमें इसकी अधिकतम घात भी कितनी? एक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक चर और एक घात का मतलब है उसमें चर एक होना चाहिए और उसकी अधिकतम घात भी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, एक चर दो घात या द्विघातीय समीकरण, एक चर द्विघातीय समीकरण, है ना। मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें चर तो एक हो लेकिन उसकी अधिकतम घात, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 बराबर 0, तो यह एक ऐसा चर है जिसमें x एक ही है। मतलब ऐसा समीकरण है जिसमें x चर एक ही है लेकिन उसकी घात अधिकतम कितनी है? 2 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तीसरा, एक चर त्रिघातीय, एक चर त्रिघातीय समीकरण, एक चर त्रिघातीय, है ना। अब देखिए, एक चर त्रिघातीय का मतलब क्या होगा? इसमें चर एक ही होगा लेकिन x की अधिकतम घात किसके बराबर होगी? यहां पर x की अधिकतम घात 3 के बराबर होगी। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से हम चर एक रखते जा रहे हैं, इनकी घातों को बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसी n घातों की समीकरण भी परिभाषित होगी। ठीक है, जिसमें चर तो एक x ही रहेगा और उसमें x की जो घातें हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे इस चैप्टर में एक चर नहीं है, दो चर है। तो हम बोल सकते हैं पहला, दो चर एवं
एक घातीय समीकरण, दो चर एवं एक घातीय समीकरण। ठीक है, अब समझिएगा ये क्या है। इसका मतलब इस बार हमारे चर तो दो है, लेकिन एक घातीय का मतलब है कि उन दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो ये x प्लस वाई बराबर 5 क्या है, दो चर वाले लेकिन एक घातीय समीकरण है। मैं बोलता हूं y माइनस जेड बराबर कितना, 7, दो चर है लेकिन इनकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। अगर मैं बोलूं x प्लस जेड बराबर 10, तो इसमें दो चर हैं और अधिकतम घात इनमें किसकी है, चरों की एक एक है, तो बोल सकते हैं दो चर एवं एक घातीय समीकरण। बात समझ में आ रही। अगर मैं बोलूं दो चर द्विघातीय समीकरण, दो चर द्विघातीय समीकरण, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर है और इसमें घातें भी उन दोनों चरों की कितनी है भाई, दो है। ठीक है, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर मैंने मान लिया यहां पर 8। ठीक है, तो ये सारे के सारे यह सारे के सारे वह समीकरण हैं जिनमें x की अधिकतम घात और y की अधिकतम घात 2 है और इसमें दो चर विद्यमान है। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आपकी समीकरण दे रखी है, ये दोनों समीकरणें जो हैं यह एक वृत्त को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, वृत्त को निरूपित करती है ना। जब मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि यह वृत्त को कैसे निरूपित करती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं तीसरा केस। हालांकि इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। क्या, त्रिघातीय तीन चरों में, त्रिघातीय तीन चरों में है ना। अब आप देख सकते हैं कि मैं बात करता हूं x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 है ना, और यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस का 3xyz है ना, बराबर किसके, 0 के। तो यह त्रिघातीय समीकरण है और तीन चरों में है ना। और इस तरीके का आपने कक्षा 9वीं में भी एक्सप्रेशन देखा था। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि यह तीन चरों की समीकरण है और इनकी अधिकतम घात कितनी है भाई, 3 है। बात समझ में आई सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको पढ़ा, दो घातों वालों और तीन घातों वालों को। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के साथ साथ में उसमें लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, ये युग्म बहुत महत्वपूर्ण है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है ना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जैसे हमारे शरीर में गुणसूत्रों के जोड़े मिलते हैं ना, वैसे ही युग्म का मतलब क्या होता है, यहां पर जोड़ा। तो हम देख सकते हैं कि हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरण तो लेनी है। रैखिक का मतलब यहां पर होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो भाई, एक हो। चर की अधिकतम घात है ना, अधिकतम घात कितनी हो भाई, एक हो। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर चर एक घात रखता है ना, तटस्थ अगर एक घात रखता है तो वह क्या कहलाएगी, रैखिक समीकरण कहलाएगी। या फिर इन सबसे अच्छी परिभाषा दूं तो ऐसी समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप की हो वह क्या कहलाती है, वह दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इन सब में जो सबसे परफेक्ट परिभाषा है वो ये है। ठीक है, कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे निर्धारित करेंगे, तो वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप की होती है वह क्या कहलाती है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अब हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमें यहां पर क्या करना होता है, इनका युग्म लेना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एज इट इज ऐसी एक समीकरण और लिख लेता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए जोड़ा लिया है तो ये दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पहली समीकरण में सभी 1 1 और 1 ले लेना है और इसे 2 2 और 2 ले लेना है। बात समझ भाई, यह केवल a1 b1 और c1 पे 1 लगेगा और यहां पर a b c में 2 लगेगा, मतलब a2 b2 और c2।
ठीक है। x और y में 2 और 2 नहीं लगाना है ना, x और y में 2 और 2 हम नहीं लगाएंगे, केवल a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 में लगाएंगे। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोल सकते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि ये रैखिक समीकरणों का क्या है भाई, जोड़ा है। बात समझ में आ रही नहीं? अब सुनिएगा, मैं यहां पर एक रैखिक समीकरण युग्म लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दोनों क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। तो ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म सदैव, सदैव क्या करते हैं, सदैव दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं, दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं, रेखाओं को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है जी। अगर आपको कोई पूछे कि रैखिक समीकरण युग्म किसको निरूपित करेंगे, तो यह भी एक सरल रेखा को निरूपित करेगा और यह भी एक सरल रेखा को क्या करेगा, निरूपित करेगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना यह आवश्यक है कि यह दोनों ही समीकरणों में जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे अचर मान होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर यह जरूरी होता है कि अगर यहां पर a1 का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर a2 का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? a1 और a2 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये a1 और a2 0 हो गए तो ये दो चरों वाले तो कहलाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि a1 और a2 के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी। और साथ ही साथ b1 और b2 के मान भी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि b1 और b2 भी अगर आपके पास 0 हो गए तो यह भी रैखिक समीकरण युग्म दो चरों वाली नहीं कहलाएगी। तो इनके मान 0 हो गए, एक साथ ही 0 हो गए तो और गड़बड़ हो जाएगा, और अलग अलग 0 हुए तो आपके यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएंगे, वह केवल एक चर में ही काउंट होंगे। तो यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका आपको विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। कुछ विशेष केसों में इनके मान जो हैं वह 0 हो सकते हैं, वह भी एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, लेकिन वह सरल रेखा अक्षों के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीजों को देखना। तो अगर मैं दो चरों वाले अगर रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहा हूं, फिर से देखिएगा, कुछ जो है ज्ञानी लोग बोलेंगे कि सर a1 का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर a1 का मान 0 हो गया तो वह दो चरों वाली समीकरण नहीं कहलाएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो दिमाग में भ्रम मत पालना कि बोले सर a1 का मान 0 कर लेंगे तो b1 इंटू वाई प्लस सी बराबर 0, तो एक समीकरण है, बिल्कुल समीकरण है, लेकिन यह दो चरों में नहीं है, यह किस में है, एक चर में। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहा हूं। रैखिक समीकरण युग्म जो कि दो चरों की है, यह दो सरल रेखाओं को क्या करती है, निरूपित करती है। किसको करती है, दो सरल रेखाओं को निरूपित करती है। ठीक है जी। अब ये दो सरल रेखाएं जो है वह खूब टाइप की हो सकती है। अब देखिए, मैं यहां पर आपको बना करके दिखाता हूं कि सरल रेखाएं कौन कौन से प्रकार की यहां पर संभव है। ठीक है, यह ऐसी सरल रेखाओं को भी निरूपित कर सकती है, दिखाई दे रहा है, और इन सरल रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। यह रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार की सरल रेखाओं को भी निरूपित कर सकती है, इनको बोलते हैं समांतर सरल रेखाएं। ठीक है, और यह जो है वो कुछ इस तरीके की सरल रेखाओं को भी निरूपित कर सकती है ना। देखिएगा, एक के ऊपर एक है, मैं एक बार इसको फिर से बना लेता हूं, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक हो गया ना, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, संपाती। ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होगी, यहां पे देखिएगा, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होगी ना, कुछ ऐसा। ठीक है,
तो यह इस तरीके से 3 प्रकार की सरल रेखाओं को निरूपित कर सकती है। इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं ना, क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि रैखिक समीकरण युग्म सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं, तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो सकती है या फिर समांतर रेखाएं भी हो सकती है ना, इसे बोलते हैं समांतर, मतलब पैरेलल लाइंस। या फिर यह क्या होती है? तीसरे प्रकार की, सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, फिर समांतर रेखाएं, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं ना, संपाती रेखाएं। ठीक है, तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि यह सरल रेखा युग्म कौन से केस में किस सरल रेखा को निरूपित करती है। पहला केस कब होगा, दूसरा केस कब होगा, और तीसरा केस कब होगा, उसे हम यहां पर देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हमें बोला जाता है कि हमारे पास एक सरल रेखा युग्म है, मतलब a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? a2x है ना, इसको इसके नीचे लिख देता हूं। एक दूसरा है अपने पास a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 है ना। अब हम यहां पे क्या करते हैं, 3 केस ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला केस, दूसरा केस और उधर तीसरा केस, ठीक है। तो इधर देखना, ये अपने पास केस नंबर 1 है ना, ये अपने पास केस नंबर 2 और ये अपने पास केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3। अब देखिएगा, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। केस नंबर 1 की बात करूं तो अगर हमारे पास a1 बट्टा a2 का मान यदि b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, दिखाई दे रहा है, ये a1 बट्टा a2 का मान यदि b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। केस नंबर 2, a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर है, किंतु यह c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 वही है जो समीकरण में x y और अचर पद है, ठीक है, x के गुणज में, y के गुणज में और तीसरे अचर पद है ना। केस नंबर 3, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है ना। 3 केस है ना। अगर यह इन तीनों केसेस में अलग अलग सरल रेखाओं को निरूपित करती है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले केस की ना, तो फर्स्ट वाले केस की मैं बात करूं तो उस केस में देखिएगा, यह निरूपित करेगी कौन सी रेखा को? यह निरूपित करेगी प्रतिच्छेदी रेखा को, ठीक है। और इस वाले केस में यह निरूपित करेगी किसको? समांतर रेखा युग्म को, ठीक है। और तीसरे वाले केस में यह निरूपित करेगी किसको? तीसरे वाले केस में यह निरूपित करेगी किसको? यह करेगी किसको? संपाती रेखा युग्म को। किसको निरूपित करेगी भाई? संपाती रेखा युग्म को। ये संपाती एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। तो देखिएगा, पहले वाले केस में यह करेगी कौन सी? प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगी। दूसरे वाले केस में किसको निरूपित करेगी? समांतर रेखाओं को निरूपित करेगी, ठीक है। और तीसरे वाले केस में किसको? संपाती रेखाओं को, है ना, संपाती रेखाओं को निरूपित करेगी, ठीक है। अब सुनिएगा, आपकी किताब में इन तीनों केसेस के लिए बोला गया है संगत एवं असंगत हल, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब सुनिएगा, एक बात दिमाग में ध्यान में रखिएगा, जब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तब तब उनके हल परिभाषित होंगे। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह केवल रेखाओं के लिए भी नहीं, दुनिया में जितने भी वक्र जब जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, वह प्रतिच्छेदन बिंदु उन वक्रों का हल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह बिंदु
वह बिंदु पहले वक्र पर भी स्थित है और दूसरे वक्र पर भी स्थित है, तो पहले को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे को भी संतुष्ट करेगा। यदि वह दोनों को ही संतुष्ट करता है, इसका मतलब वह बिंदु उन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु होने के साथ साथ हल बिंदु भी होता है। ठीक है जी, यह चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब मेरे को थोड़ा गौर करके बताइए कि यह रेखाएं एक दूसरे को कितनी बार काट रही है? केवल एक बार काट रही है, तो इसका हल कितना होगा? इसका जो हल होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं हल, तो इस केस में हल कितना होगा? हल जो होगा वह बराबर क्या होगा? 1 होगा। हल 1 होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेगी क्या? नहीं काटेगी। ये दोनों हमेशा समांतर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। काटेगी नहीं मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह संपाती रेखाएं है ना। अब सुनिएगा, ये पहला हल, दूसरा हल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, बहुत सारे इस पर ऐसे बिंदु होंगे जो पहली रेखा पर भी स्थित हैं और दूसरी रेखा पर भी स्थित है। तो इसमें हलों की संख्या क्या होगी भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से कितने होंगे भाई? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर है, किंतु c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, और इसमें तीनों ही मान आपस में बराबर है। तो पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। पहले में प्रतिच्छेदी है तो एक बार प्रतिच्छेदन करेगा तो हलों की संख्या 1, दूसरे वाले में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो कोई हल नहीं, और तीसरे वाले में अपरिमित रूप से क्या आएंगे? अनेक हल आएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसमें आपको पूछा जाता है कि यह सिस्टम, यह तंत्र संगत है कि असंगत है। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब किसी सिस्टम का हल निकलता है तो उसे बोलते हैं संगत सिस्टम, या फिर इसका जो सिस्टम रहेगा, तंत्र जो रहेगा, वो क्या रहेगा? संगत रहेगा। ठीक है, इसमें भी हल निकले हैं, बहुत सारे हल निकले हैं, तो ये क्या रहेगा? संगत रहेगा। और जिसमें हल नहीं निकले हैं उसे हम क्या बोलते हैं? असंगत सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यह समीकरण निकाय जो है इसे बोलते हैं समीकरण निकाय ना। समीकरण निकाय कौन सा है? इसमें संगत है, और इसमें समीकरण निकाय कौन सा है? समीकरण निकाय यह कौन सा है? असंगत है, और इसमें समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। समीकरण निकाय कौन सा? संगत होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तीनों केसेस जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपकी जो आगे आने वाली प्रश्नावली है इसमें इन तीनों पर ही आधारित बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं। हम भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मानता हूं यहां पर एग्जाम्पल 1, मैं बोलता हूं 2x प्लस का 3y प्लस 4 बराबर 0 है ना, और यहाँ पे मानता हूँ 4x प्लस का 5y प्लस 7 बराबर 0। मुझे बताना है कि इस दिए गए समीकरण निकाय, पहली चीज कौन सी रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, दूसरी चीज इसके कितने हल हैं, और यह समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे? हल में करेंगे इन समीकरणों को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे आप देख सकते हैं कि a1 का मान आ रहा है 2, b1 का मान आ रहा है 3, c1 का मान आ रहा है 4। यहाँ से a2 का मान आ रहा है 4, b2 का मान आ रहा है 5 और c2 का मान आ रहा है 7। बात समझ भाई? अब हम ज्ञात करें इसके a1 बट्टा a2 का मान। देखिए ये किसके बराबर है? 2/4 अर्थात 1/2 के बराबर। फिर b1 बट्टा b2 का मान 3/5 किसके बराबर है? 3/5। फिर c1 बट्टा c2 का मान 4/7, तो ये आपके पास 4/7 के। अब ध्यान दीजिए कौन कौन से मान बराबर है।
कोई भी मान यहाँ पर बराबर नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 बट्टा 2 बराबर नहीं है 3 बट्टे 5 के। और यहाँ आप देख करके भी बता सकते हो 2 बट्टा 4 मतलब 1 बट्टा 2 और 3 बट्टा 5, तो 1 बट्टा 2 कभी 3 बट्टा 5 के बराबर हो सकता है क्या? इस जिंदगी में तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा केस कौन सा आया? हमारा केस पहला वाला आया। तो इसका मतलब समीकरण निकाय प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा। किसको? प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके कितने हल परिभाषित होंगे? केवल एक हल परिभाषित होगा, केवल एक हल परिभाषित होगा, है ना। और समीकरण निकाय कौन सा है? समीकरण निकाय संगत है। कौन सा है भाई? समीकरण निकाय संगत होगा। ठीक है जी, तो मामला कुछ ऐसा होगा, पहली रेखा ऐसी, दूसरी रेखा ऐसी, इनके नाम भी लिख देते हैं भैया ना, क्या नामकरण करें इनका? जो दे रखा है वही नामकरण करना है। ठीक है, एक को हम लिख देते हैं क्या? एक को लिखते हैं 2x प्लस का 3y प्लस 4 बराबर 0, और इसका नाम है 4x प्लस का 5y प्लस 7 बराबर 0। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा प्रश्न आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे और इसके रूप देखेंगे और इस पर संबंधित और प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।